कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे 135 शिक्षकों की मौत की जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसे रोकने के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो चुके हैं। शहरों की बीमारी कोरोना वायरस अब पंचायत चुनाव के रास्ते गांव तक पहुंच गया है, तो वहीं चुनावी ड्यूटी में 135 शिक्षक कोरोना वायरस की वेदी पर चुनाव की बलि चढ़ गए। आपको बता दें, एक जनहित याचिका में पंचायत चुनाव को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस शमशेरी की खंडपीठ ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सरकार ने चुनाव प्रचार को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने को लेकर जरूरी सावधानी बरती जाएंगी। ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अब जब चुनाव के आखिरी चरण में महामारी महाप्रलय ला चुकी है, शहर से गांव तक कोरोना कोहराम मचा रहा है, तो हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपने तेवर तल्ख करते हुए मामले में एक मुकदमा क्यों न चलाया जाए, ये सवाल पूछा है। चुनाव में प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मांगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनावी ड्यूटी के दौरान 135 मौत का जिम्मेदार कौन है। आज के मुद्दे में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाई कोर्ट ने आयोग से कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं करवाने पर आपके और आपके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। दरअसल एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के प्रशिक्षण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हैं। सूबे में अभी तक जहां जहां चुनाव हुए हैं, वहां कोरोना संक्रमण के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित कर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए लोगों का निःशुल्क इलाज व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्त देने की मांग की है। शिक्षक महासंघ के मुताबिक पंचायत चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी में हरदोई लखीमपुर में 10-10, बुलंदशहर, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर में 8-8, भदोही, लखनऊ और प्रतापगढ़ में 7-7, सोनभद्र, गाजियाबाद और गोंडा में 6-6, कुशीनगर, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज, मथुरा में 5-5, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव, बलरामपुर में 4-4, श्रावस्ती में 3 शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक की मौत हुई है। शिक्षकों की मौत के मामले सामने आने से यूपी पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, उनमें खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मई को होगी। वहीं मामले में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कमाल उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक कोविड कमांड सेंटर बनाया हुआ है।
कहते हैं कि इस पे फोन करो तो तुरंत मरीज को मदद मिलेगी। मरीज के परिवार वाले परेशान होकर वहां फोन मिलाते हैं कोविड सेंटर में, फोन बड़ी मुश्किल से उठता है, उठने के बाद उसको कहते हैं अभी होल्ड पे करते, तो उसको होल्ड पे लिए रहते हैं। होल्ड होने के बाद उस कहते हैं अभी तुरंत आपको कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक आता नहीं, मरीज को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना इमरजेंसी है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको बेड की जरूरत है, उसको तुरंत वेंटिलेटर चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था कोविड सेंटर से जल्दी हो नहीं पाती है। तो मैं यही सरकार से कहता हूं कि ये कोविड कमांड सेंटर का मतलब क्या हुआ, जब मरीजों की उनके समय पे मदद ही नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अगली तारीख तक बताएं कि पंचायत चुनाव के दौरान वो कोविड प्रोटोकॉल्स लागू करवाने में नाकाम क्यों हुए, उसके 27 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए। पंचायत चुनाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी थी। जब चुनाव से संक्रमण फैल रहा है तो हाईकोर्ट को चिंता सता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 135 शिक्षकों की मौत का जिम्मेदार कौन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन बीजेपी से हैं, लखनऊ से। केसी जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लखनऊ से। विकास जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वीरेंद्र यादव, पूर्व जज हाईकोर्ट हैं, लखनऊ से। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ त्रिभुवन सिंह, नेता शिक्षक संघ, लखनऊ से हैं, आपका भी सर स्वागत। हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले केसी जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा। क्या सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल फॉलो कराने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है? जी, आप दोहरा दीजिए फिर से। सरकार की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल लागू कराने चाहिए थे, अनुपालन उसका होना चाहिए था, क्या उसमें बड़ी चूक हुई है जो 135 शिक्षकों की मौत हुई है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कोविड की गाइडलाइन थी उसको अब से ही नहीं, चुनाव तक ही नहीं, इसके पहले से लगातार उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी कई बार कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है और जो है अभी कोई भी लापरवाही हम लोगों को नहीं करनी है। तो ऐसे उन चीजों का पालन करना है। रही बात जिन लोगों की, जिन भी अधिकारियों की, जिन भी शिक्षकों की या अन्य भी वर्ग के लोगों को जिनकी भी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी, तो उनमें वो पहली बात तो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं और स्वयं तमाम सारी चीजों के लिए जागरूक है। साथ ही साथ सरकार ने वो सारी गाइडलाइन जो कि WHO के द्वारा जारी है, जो कि मेडिकल विभाग के द्वारा जारी है, जो कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है, उसको पालन कराने का काम जो प्रशासन का था उसको पूर्ण रूप से पालन कराया। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आप देखिए हमारे तमाम सारे जस्टिस जो कि एकदम अलग बैठे हुए हैं, पब्लिक से दूर भी है, जो सुनवाई कर रहे हैं, तमाम सारे लोग छुट्टी पे घरों में, उसके बाद में भी संक्रमित हुए। ये संक्रमण इतना भयानक है जिस प्रकार से लोग संक्रमित हो रहे हैं। और अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है, कोई और गंभीर बीमारी है, और ऐसे में वो लोग बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं। और इस चीज के लिए डॉक्टर्स ने और सरकार ने भी पहले से जागरूक कर रखा है। और जो ऐप है तो उसपे भी इस चीज के लिए पहले से जानकारी है कि जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी के शिकार रह चुके हैं उनके ऊपर ये अटैक ज्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें रही या कोई और कारण हो सकते हैं जो इस तरीके की घटनाएं हुई। लेकिन ऐसा नहीं जो लोग ड्यूटी पे रहे उन्हीं के साथ घटनाएं हुई, जो लोग घर पे रहे वो भी तमाम सारे लोग इसमें चपेट में आए। जी, हमारे साथ पूर्व जज वीरेंद्र यादव जी भी हैं। हम वीरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। क्या जब पहले जनहित याचिका दायर की गई थी चुनाव स्थगित कराने की, क्या कोर्ट उस वक्त इसे संज्ञान में नहीं ले सकता था कि चुनाव स्थगित करा दिए जाए ताकि जो ये मौतें हुई हैं ये ना होती? देखिए, जब कोरोना की बाबत बहुत कुछ पब्लिश हो रहा था, टीवी में भी, अखबार में भी, तो इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए था चुनाव आयोग को कि किसी प्रकार से चुनाव या तो स्थगित किया जाए या फिर उसमें जो कोविड गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन किया जाए। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग की इस मामले में कुछ न कुछ लापरवाही अवश्य रही है, क्योंकि मुद्दा केवल उनके समक्ष चुनाव कराने का था, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने का लगता है नहीं रहा है।
हम प्रदीप जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, इसलिए जो याचिका दायर की गई है उस पर जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो एक वाजिब बात है और उस पर विचार होना चाहिए। जिसकी भी जिम्मेदारी इसमें थी वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। थैंक जी, हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं, हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। प्रदीप जी, क्या कल 29 तारीख है, कल भी चौथा चरण अभी बाकी है, कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? प्रदीप जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ आपको। प्रदीप जी, क्या कल 29 तारीख है, चौथा चरण बाकी है जिला पंचायत चुनाव का, क्या कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए ये चुनाव? पहले एक काम करते हैं, पहले और लोगों का वर्जन भी आ जाने देते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम उनके पास आए। जी जी, हम त्रिभुवन सिंह के पास आएंगे, नेता शिक्षक संघ है। त्रिभुवन जी, 135 शिक्षकों की मौत हुई है, क्या अब नहीं लगता सरकार को इनके लिए, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए कोई मुआवजा इसकी घोषणा की जाए? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद केटीवी को कि आपने इतना जेन्युइन और बहुत हाई मामला इसको उठाया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बड़ा खेद का विषय है कि पूरा सिस्टम, एक सरकारी सिस्टम, जिसने कर्मचारियों को जानबूझकर आग पर बैठाल दिया, आग पर बैठालने का काम किया। जब ये सबको पता था, पूर्व में जब कोरोना की लहर आई थी, तो उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव कराना बहुत जरूरी था? अगर पंचायत चुनाव को 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने के लिए आगे खिसका देते तो उससे कोई बहुत बड़ी सुनामी या प्रलय नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष निर्वाचन आयोग का है। जो मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, लगभग 51 शिक्षा मित्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में। आज 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है, अब तक की 51 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रशिक्षण या चुनाव ड्यूटी के दौरान जो लोग संक्रमित हुए हैं, और ये लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? सवाल इस बात का है, कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा? कौन करेगा इनके परिवारों का भरण पोषण? इनकी लड़कियों की शादी कौन करेगा? इनके बच्चों की फीस कौन भरेगा? सवाल ये है। लेकिन आज कंपनसेशन के नाम पे कुछ नहीं है। किसी को भी, किसी कर्मचारी को, वो चाहे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, रोजगार सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, काम खूब लिया जाता है। चाहे महामारी के समय में हो, पल्स पोलियो हो, जनगणना हो, बाल गणना हो। लेकिन जब इतने क्रिटिकल समय में काम लिया जा रहा है तो सुरक्षा भी देनी चाहिए थी। हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम और हमारे लोग पीछे नहीं हट रहे हैं काम करने से, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए थी। ये जितने लोग मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके परिवार वालों से बात करिए। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली, और इतने लोगों ने जान गंवाई। ये तो केवल 52-53 लोग हैं। पूरे प्रदेश में कम से कम मैं समझता हूँ 150-200 लोग होंगे, कर्मचारी होंगे। और कंपनसेशन के नाम पे मैं कंपनसेशन के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से अपील करता हूं और कहता हूं कि इनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाए। सबसे गजब की बात मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ 16 अक्टूबर सॉरी राजस्थान सरकार ने 16 अक्टूबर 2020 को एक आदेश जारी किया। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 1996 के नियम 75(2) में संशोधन करते हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोविड-19 से मृत्यु पर 30 लाख रुपए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई कोविड-19 से मृत्यु की परिप्रेक्ष्य में। वहीं बिहार सरकार ने भी 30 लाख रुपए देने की घोषणा करी है 31 मार्च 2021 को। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ के अधिकारियों ने ऐसी कोई गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की? और जो ऑर्डर है वो मुझे आज ही आयोग से प्राप्त हुआ है, केटीवी को मैं बताना चाहता हूं, वो आज ही मुझे आयोग से प्राप्त हुआ है जब मैंने उनको सूची वगैरह अवेलेबल कराई है
मृतकों की, ये 6 अप्रैल 2021 का है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा हंसेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रशिक्षण अथवा मतदान मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना मृत्यु की दशा में। अब आप ये बताइए कि ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि सांप ने डसा और आदमी मर गया। संक्रमण होगा तो वो आदमी 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद एक्सपायर होगा। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसमें लिखा है दौरान, चुनाव के दौरान। यहां मामला उलझेगा। सबसे बड़ी बात, आखिर इन परिवार वालों का क्या होगा? हम फिर आते हैं, इनका बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे, बच्चों की आएंगे आपके पास त्रिभुवन सिंह, वापस आएंगे हम। विकास श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, क्या लगता है सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग ही जिम्मेदार है पूरी घटना का? देखिए, चुनाव की तिथियों और उसके कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए पहले एक बार जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने इस बात को कहा था कि संक्रमण जो फैल रहा है उसके लिए सरकार पूरा इंतजाम करेगी, इसलिए चुनाव होगा। और सरकार ने भी कोर्ट में अपना हलफनामा दिया था कि हम इस संक्रमण से पूरी तरह निपटने के लिए तैयार हैं और हम चुनाव करा सकते हैं, हम सक्षम। तब ये चुनाव कराया गया। इसलिए ये तो कहना गलत होगा कि अकेले चुनाव आयोग ही सक्षम है। इसमें चुनाव आयोग और सरकार ने, दोनों लोगों ने मिलकर सहयोग किया था कि हम ये चुनाव अच्छे से कराएंगे और सबकी जान माल की सुरक्षा और संक्रमण के लिए पूरा कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग अनुपालन करवाएंगे, उसका इंतजाम हमारे पास है। जी, केसी जैन साहब, क्या चुनाव स्थगित नहीं कराए जा सकते थे जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार विकराल रूप ले रही थी? देखिए, ये कह देना कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है, तो ऐसा पहली बात तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो ये चुनाव थे, ये ग्रामीण स्तर के चुनाव थे और ग्रामीण स्तर पे जो गाइडलाइन थी उसका पूरा की पूरा पालन किया गया। और ये शहरी चुनावों की तरीके से या एमएलए एमपी के चुनाव की तरीके से भीड़ भाड़ वाले भी चुनाव नहीं थे। इसमें यहाँ तक कि नुक्कड़ सभाएं भी जो हुई उनमें भी इस चीज का ध्यान रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का पूर्ण रूप से उपयोग हो, जिससे कि कहीं पे भी संक्रमण फैलने ना पाए। जिले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे, जिससे कि जो अधिकारी हैं उनको भी उसकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, जिससे कि अच्छी तरीके से चुनावों को निपटाया जा सके और इस चीज की देखरेख हो सके कि कौन आदमी गड़बड़ी कर रहा है या कहाँ पे कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे भी उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जा सके। दूसरी बात ये कि इन चुनावों को कराने का भी दिशा निर्देश माननीय न्यायालय के द्वारा ही जारी हुआ था कि समय पे चुनाव करा दिए जाए। चुनाव को इस तरीके से टालना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे चुनाव नहीं थे वहां पे भी बहुत तेजी से संक्रमण फैला, तो ये सिर्फ दोष देना कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के तमाम सारे त्योहार भी हुए, इस त्योहारों में भी खूब भीड़ हुई, खूब आसपास लोग रहे और साथ ही साथ जो मार्केटें खुली उसमें भी लोग गए। स्कूल कॉलेज भी बीच में खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ खुल पाए, कुछ नहीं खुल पाए। न्यायालय भी बीच में खुले कहीं नहीं खुले। तो देखिए, पूरे के पूरे देश को ये कह देना कि पूरे लॉकडाउन में हम साल, 2 साल, 3 साल के लिए ढकेल दें, ये संभव नहीं है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन ना लगा करके नाइट कर्फ्यू, नाइट लॉकडाउन लगाया। साथ ही साथ सैटरडे संडे को, वीकेंड को लॉकडाउन इसलिए लगाया कि इस कोरोना को चैन को भी तोड़ा जा सके। साथ ही साथ हमारे जो दिल्ली के जो मजदूर हैं, कामगार, कामयाब नहीं हुए ना, और जो शिक्षक हैं उनकी तो मौतें हुई ना। अगर उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता, जो कोविड प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो किया जाता, शायद ये घटना ना होती। हम सीधे प्रदीप जी के पास आएंगे। प्रदीप जी, आपने सभी को सुना, क्या कहना है आपका? जो लोग घरों में थे, संक्रमण वहां भी फैला है, घटनाएं उन लोगों की साथ। वापस आपके पास आएंगे, हम प्रदीप जी के पास आएंगे सीधे। प्रदीप जी, आपने सभी को सुना, क्या कहना है आपका? भाई वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र यादव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट जज भी रहे हैं और काफी समय किया आपने।
सवाल ये उठता है कि एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि हमको कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद से हम ये चुनाव कर, और अब कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट ही कह रही है कि चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया, क्यों ना 27 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। तो एक ही समय में कोर्ट दो बातें कैसे कर सकती है? आप लंबे समय तक आपका लंबा अनुभव रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए थे या चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। निसंदेह कोर्ट ने आदेश किया था कि चुनाव कराए जाएं और चुनाव ड्यू था, इसलिए होना भी चाहिए था जी। परंतु यह देखते हुए कि जिस प्रकार से चुनाव घोषणा के बाद जिस प्रकार से कोविड फैला, उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और उसके लिए दूसरी बातें थी कि यदि आपके पास उतने साधन नहीं थे या उतनी आपकी गाइडलाइंस को पालन करने के आपके रिसोर्सेज कम थे, तो आपको चुनाव स्थगित करना चाहिए था। और अगर आपके पास रिसोर्सेज थे तो उनको पूरी तरह से जो है रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए ये व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि कोविड न फैल पाए, जो हानि हुई है जनमानस की वो न हो पाती, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये चुनाव आयोग की ड्यूटी थी। ठीक है सर, लेकिन मामला यहाँ पर नहीं सर, मामला लेकिन यहाँ पर ये है कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कल चौथा चरण का और अंतिम चरण का चुनाव है जी। ऐसे में क्या हाई कोर्ट को पहले ये याद नहीं आई कि बीच में ही चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगा दे? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जिस वक्त हाई कोर्ट ने चुनाव कराने की बात कही थी जी, आप बताइए क्या उस वक्त ये स्थिति थी जो कोविड की आज है? जी। और अगर ऐसी स्थिति उस वक्त होती तो निसंदेह हाई कोर्ट वाज एट फॉल्ट, लेकिन उस वक्त ये स्थिति नहीं थी। जिस प्रकार से दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही है, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए था और उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने क्योंकि चुनाव कराने के लिए कहा है इसलिए हम करा रहे हैं। नहीं सर, राज्य सरकार का साफ कहना है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही हम चुनाव करा रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि 30 अप्रैल के अंदर आपको चुनाव संपन्न करा लेने हैं। निसंदेह ऐसे आदेश दिए हैं, परंतु उन आदेशों के बाद कोरोना की बदलती हुई स्थिति पर विचार करना चाहिए था। और यदि हाईकोर्ट के समक्ष ये बात लाई जाती तो हाईकोर्ट कभी चुनाव स्थगित करने से मना नहीं करता। सर 2 सवाल और छोटे छोटे आपसे मैं समझना चाहूंगा, आपसे समझना है मुझे कि क्या अगर शुरुआत में ये हालत नहीं थी जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव आगे बढ़े स्थितियां विकट होती गई, बीच में इससे पहले क्यों नहीं हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया इसमें? नहीं, देखिए हाईकोर्ट के सामने या तो ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई व्यक्ति कोई पिटीशन लेके आए और या किसी घटना के प्रति हाईकोर्ट संज्ञान ले। हाईकोर्ट सोमोटो नहीं सर, स्वतः संज्ञान भी लेती है कोर्ट ना। हाँ, सोमोटो लेती है, लेकिन वो फैक्ट जब तक कोर्ट के सामने नहीं आएंगे, उस बेंच के सामने नहीं आएंगे, उसको जानकारी नहीं होगी तो सोमोटो संज्ञान किस प्रकार लिया जाएगा? जी। एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा सर, आप कोर्ट ने कहा कि अगली हियरिंग 3 तारीख को है, 2 तारीख को पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, 29 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, 2 तारीख को गणना हो जाएगी। ऐसे में 3 तारीख की सुनवाई या हेयरिंग का क्या मतलब है? देखिए वो तो इसलिए है कि ये कोर्ट ये जानना चाहेगी कि इस बीच में आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं, और डेट तो इसलिए लगाई गई है कि जो व्यवस्थाएं आपके पास हैं उन व्यवस्थाओं को आप और अच्छी तरह से लागू करके रिपोर्ट दे सकें। सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार चुनाव संपन्न हो जाता है फिर चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाता है, ये इतिहास गवाह है। ये सेशन की बात छोड़ दें तो उससे अलग है। जी हाँ, नहीं देखिए ऐसा है वो शासन जब चुनाव घोषणा हो जाती है सब प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सारी हो जाती है, न वो शासन के ऊपर डाल सकता है कि प्रशासन ने हमको सहयोग नहीं किया, और न न्यायालय के ऊपर डाल सकता है। सर मुझे बस आपसे एक चीज समझना है, क्या ये सुनवाई 1 तारीख को या 30 तारीख को नहीं हो सकती थी, जिससे कि मतगणना से पहले ही और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए जा सकते थे चुनाव आयोग को?
ये हो सकता था, निसंदेह ऐसी बात कह सकते हैं आप, लेकिन उस वक्त बेंच ने जो सोचा होगा कि हमारे आदेश करने से चुनाव आयोग कुछ हरकत में आ जाएगा और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो कोविड की बढ़ती हुई स्थिति को संभाल सके। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे, हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सनी का स्टाइल है, वाओ, सनी की स्माइल है, so cute। सनी पार्टी करता है, सनी हैंग आउट भी करता है, पर सनी सनी है कहाँ? सनी भैया बीमार है, उनको कोरोना हो गया है। होगा ही, कोविड-19 को सीरियसली नहीं लेगा तो होगा ही। आप भी बिना वजह बाहर जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और पार्टी करने से बचें और अपने साथ वालों को भी रोकें। ऐसा करके अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखें। अभी कोविड-19 गया नहीं है, बल्कि ये और बढ़ रहा है। ऐसे में सभी नियमों का पालन अवश्य करें और मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करें। सनी तो अब तक समझ ही गया है, क्या आप समझे? मई 2021 पहले सप्ताह से अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी उनमें से 135 शिक्षकों की मौत हो गई और उनका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हैं, हम सीधा चलेंगे केसी जैन के पास, बीजेपी नेता हैं। केसी जैन साहब, अगर सरकार ने हाईकोर्ट से याचिका दी थी कि चुनाव स्थगित कर दिए जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था नहीं, चुनाव संपन्न कराए जाएं, क्या सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती थी चुनाव स्थगित कराना चाहते हैं? जिस तरह से वो जब 5 राज्यों के लॉकडाउन का आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, क्या इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे? देखिए, जब वो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि 30 अप्रैल के पहले आप चुनाव को संपन्न करा लें, उसके बाद में जो मीटिंग थी, जो अधिकारियों की मीटिंग के बाद, सरकार की मीटिंग के बाद, चुनाव आयोग को जो जानकारियां देनी थी, वो सारी जानकारियों के बाद में चुनाव आयोग को ये अधिकार दे दिए गए कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से फिर इलेक्शन करा सकता है। तो इसके लिए तो चुनाव आयोग को जाना चाहिए था कि देखिए ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में चुनाव में ये स्थितियां हैं और इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाएं, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो समस्याएं हैं, वो केवल चुनाव की वजह से हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। चुनाव की पूरी गाइडलाइन का पालन चुनाव आयोग ने भी कराया, शासन प्रशासन ने पूरी मदद की, पूरा सहयोग किया और लोग तो घर बैठे संक्रमित हुए हैं। आप देखिए प्रदीप जी कि इसमें लोग घर बैठे संक्रमित हुए हैं और तमाम सारे लोग वहां संक्रमित हुए हैं जहां पे लोग बाहर नहीं निकल रहे थे या किसी चुनाव ड्यूटी में जो लोग नहीं लगे थे, क्या उनके साथ घटना, क्या वो लोग बीमार नहीं हुए, क्या वो हॉस्पिटल नहीं गए, क्या वो ठीक होकर के घर नहीं आए?
तो ये कह देना कि सिर्फ चुनाव की वजह से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप महाराष्ट्र का देखिए, से 70% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे थे, वहां तो कोई चुनाव नहीं था। तो लेकिन जो लोग जो मार्केटें तो नहीं बंद है, सवाल सुन लीजिए, जो व्यापार है वो तो नहीं बंद है। पूरा लॉकडाउन में तो 4-5 साल तक देश को नहीं रखा जा सकता है। हम प्रदीप जी के पास हैं। प्रदीप जी, कितना सहमत है केसी जैन साहब की बातों से? केसी जैन साहब, सवाल ये है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वहां पर कोरोना संक्रमण कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। आपको नहीं लगता कि अगर वहां चुनाव नहीं होता तो ये संक्रमण की गति उन जगह पर कम होती? देखिए प्रदीप जी, जो मार्केटें हैं, हमारी मार्केटें खुली हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हैं कि 100 से 50 लोगों की परमिशन दी जा रही है। जब 100 से 50 लोगों की परमिशन के साथ शादी ब्याह हो रहे हैं, सारे कामकाज हो रहे हैं, मार्केट खुल रही है, त्योहार लोग मना रहे हैं, और ऐसे में जो ये चुनाव है, चुनाव ग्राम पंचायत के हैं, शहरी इलाके के चुनाव नहीं है। ये जो है नगर निगम के चुनाव नहीं है, ये ग्राम पंचायत के चुनाव, जहाँ पे कम भीड़ भाड़ है, जहाँ पे बिररी आबादी है, दूर दूर आबादी है, जहाँ पे इतनी घनी आबादी नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांव सुरक्षित थे अभी तक, और लेकिन इस चुनाव के बाद काफी संख्या बढ़ गई। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जो ये शिक्षक हैं, शिक्षकों की होती है वो बेचारे बच जाएंगे, जो ये हमारे बेचारे शिक्षा मित्र हैं, जिनको मात्र 10,000 रुपए वो मिलता है, और उनका जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनका कहना बिल्कुल सही है। अब जो लोग से मौत के शिकार हुए हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? ना तो उनको पेंशन मिलेगी, ना सरकार कोई मुआवजा देगी, ना उनके लिए आगे कोई कमाने का जरिया है। आखिर उन परिवारों का क्या होगा? प्रदीप जी, देखिए ये समस्या सबके लिए है। हमारे करीब जानने वाले कम से कम 20 से 25 अधिवक्ता, जब से ये पिछले साल से अब तक ये कोरोना काल शुरू हुआ है, तब से 25 से 30 अधिवक्ता हमारे जो घनिष्ठ मित्रों में से थे, उनको हम लोगों ने खोया है। उनकी आय का स्रोत क्या है? बिल्कुल, उनकी पूरी आय का स्रोत बंद हो गया, और वो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनकी भी कंडीशन थी। तो ऐसे कोर्ट ने असल में काम तो किया, कोर्ट ने बंद कर दिया, हेयरिंग नहीं की। कम से कम अब जो मौत हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कि कोर्ट की वजह से हुई है। यहाँ तो नहीं, सीधा ये कह रहे हैं जी। देखिए प्रदीप जी, जो सब्जी बेच रहा है वो भी संक्रमित हो रहा है, जो अधिवक्ता है वो भी संक्रमित हो रहा है, जो घर में है वो भी संक्रमित हो रहा है। तो ये देखिए, ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में, घर घर में है, इससे हमको बचना है। और मैं आपको बताऊं, मैं भी वोट डालने गया था। मैं अभी ये जो लास्ट चुनाव था, मैं बाराबंकी में अपने गांव में जाके वोट डाल के आया हूं, और मैंने वहां बहुत अच्छी व्यवस्था देखी। लोग जो है 6 मीटर की दूरी पे खड़े हुए थे, जो लोग थे 5 से 6 मीटर की दूरी पे खड़े हुए थे। और जब मैं वोट डालने के लिए अंदर गया, अंदर से सिर्फ 3 से 4 लोग थे अंदर जो एंट्री किए थे। तो इन सारी व्यवस्थाओं का हमने देखा है, फिर कोर्ट ने इतनी फटकार क्यों लगाई चुनाव आयोग को? देखिए, चुनाव आयोग को फटकार लगाई है कोर्ट ने, कोर्ट को जवाब चुनाव आयोग देगा कि उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की, क्या नहीं की, कहाँ पे लापरवाही हुई। और अगर उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, तो अभी आदरणीय पूर्व जस्टिस महोदय जो बात कह रहे थे कि आप अब भी व्यवस्था कर सकते हैं, इसलिए आपको फटकार लगाई गई है, और उन व्यवस्थाओं को आप न्यायालय के सामने रख सकते हैं कि हमने ये व्यवस्थाएं की थी। तो जो व्यवस्थाएं उन्होंने की है वो न्यायालय के सामने रखेंगे। लेकिन शासन प्रशासन ने पूरी मदद की है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास बिना कोई इन्फेक्शन फैलने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव कराया गया। विकास श्रीवास्तव जी, आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी लगातार इसको लेकर के चिट्ठी भी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, तमाम आवाज भी उठा रहे हैं। आप केसी जैन साहब से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, सरकार को 135 लोगों की मौत की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और सरकार उस वक्त ये नहीं हो सकता है कि चुनाव आयोग ही सारी जिम्मेदारी उठाएगा। आपने कहा ना कि 3 तारीख के बाद सुनवाई है। 3 तारीख के बाद चुनाव आयोग के सारे अधिकारी सरकार के ही मुलाजिम हैं। यहाँ पर उन लोगों को जरूर घेरे में लेने के चाहिए जिन लोगों की वजह से पैंडेमिक में मौतें हो रही हैं और अव्यवस्था फैल रही है, और ये कोरोना जैसी संक्रमण को पिछले 14 महीने में निपटने के लिए कोई भी तैयारी नहीं की गई।
चुनाव आयोग और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिम्मेदारी थी एक संवैधानिक संस्था के तौर पे, इसलिए कोर्ट ने उनको बुलाया। माननीय न्यायालय ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में तब लिया है जब 135 शिक्षक और शिक्षाविद अनुदेशकों की मृत्यु हुई है। तमाम सारे सवाल जो आप लोग कर रहे हैं, उन सवालों से कोई भी सरकार, कोई भी चुनाव आयोग के अधिकारी बच नहीं सकते हैं। और विकास श्रीवास्तव जी, मजबूरी ये थी सरकार की, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी इस चुनाव को पोस्टपोन किया जा चुका था। पिछले मई जून में चुनाव होना था, पोस्टपोन किया गया। सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना था, पोस्टपोन किया गया। एक संवैधानिक बाध्यता भी है चुनाव कराने की। ठीक है, संवैधानिक बाध्यता पर प्रश्न नहीं किया जा रहा है। केवल कोर्ट का जो माननीय न्यायाधीशों का जो सवाल है इसी बात पर है कि आपने जो कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन क्यों नहीं किया। क्योंकि आपने देखा कि के अंदर 5-7 हजार लोग एक बड़े हॉल के अंदर प्रशिक्षण ले रहे थे और उसका तस्वीर सबको सार्वजनिक हुआ था, प्रमुख समाचार पत्रों में देखा था। कोविड तो उसी दिन हो गया था। पहला कदम ही सरकार और चुनाव आयोग के देखरेख में था, इसलिए चुनाव आयोग बच नहीं सकती है। तो तलब टिप्पणी जो कोर्ट की है वो वाजिब है। और आज के इस युग में जब विपक्ष बोल नहीं सकता, मीडिया के सवाल नहीं पूछना है, लोगों ने प्रश्न बदल दिए हैं, अनौतिक जो मूल मुद्दे हैं उसके अलावा भटकाने वाले मुद्दों पर और जिन पर मिर्च मसाला मिलता है, डिबेट बनती है, टीआरपी बनती है, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसे में उसी समय सवाल उठना चाहिए था कि जब कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, उसमें सरकार का फेलियर है, उसमें जो भी सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे उठा करके प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। पर सीएमएस को इस लखनऊ के अंदर जिस तरीके से भी एक मेला लगा हुआ था, सारे कर्मचारियों ने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए थे। हमारे घर में भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम सारे कर्मचारी थे जिन्होंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया, पर उनको सबको धमकी भरे अंदाज में कहा गया आपको ये ड्यूटी करनी है। और तब और 135 लोग लीला समाप्त कर चुके, पर कम से कम हजारों लोग इस वक्त कोरोना संक्रमित है। और इनकी वजह से जो सीएमएस जैसे एक प्रशिक्षण स्तर पर जहां पर हुआ, उस जगह पर ही अगर व्यवस्था सही हो जाती तो ये गांव में संक्रमण ना फैल पाता। विकास जी, आप मान लीजिए मीडिया आज सवाल नहीं खड़े कर रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं, मान लेते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा है? विपक्ष कहाँ है? आप सोशल हैंडल देखिए, हम ही लोगों ने वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें सीएमएस के अंदर लगातार भीड़ के बीच में, अव्यवस्था के बीच में न चाय पानी कोई अव्यवस्था नहीं थी, और सारे लोगों को बुला करके और मरने के लिए झोंक दिया गया और कहा गया कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कर रहे थे। इस सवाल का जवाब हम कहाँ पूछ पाएंगे? हम केवल सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, पर उस वक्त भी पूछना चाहिए था। सम्मानित समाचार पत्रों, मीडिया को पूछना चाहिए था कि जहां कोरोना फैला हुआ है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, वहां पर ये मेला क्यों चला सीएमएस लखनऊ के स्कूल के अंदर? ठीक है विकास जी। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जैन साहब आप कुछ कह लीजिए, फिर त्रिभुवन जी फिर आपके पास आऊंगा। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी लगातार सवाल उठा रहे थे विकास जी, लेकिन आप ही लगातार, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, लगातार कह रहे थे कि समय समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है, चुनाव टालना चाहती है। और ये चुनाव इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और इनकी जीतने की हैसियत नहीं, इसलिए चुनावों को टाल रहे हैं। ये इनका कार्यकाल ऐसा रहा है कि चुनाव हार जाएंगे और इनको त्रिस्तरीय चुनाव में ही पता चल जाएगा इनकी हैसियत क्या है, योगी जी अब गायब हो जाएंगे। तमाम सारे आरोप आप लोग लगा रहे थे, और जब चुनाव हुआ तब आप लोग इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। वो भी चुनाव हुआ किस पे? चुनाव हुआ माननीय न्यायालय के आदेश पे। हम तो अब भी चाह रहे थे कि थोड़ा और रुक करके चुनाव हो, क्योंकि ये जो लहर है जिसको आप कह रहे हैं फेलियर है आपका, जवाब ले लेते हैं विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी आपने तब भी सवाल खड़े किए जब लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन नहीं लगा तब भी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस भीड़ के लिए आपने सवाल खड़े किए वेस्ट बंगाल में कि आप चुनाव करा रहे हैं, उसी वेस्ट बंगाल में भीड़ को राहुल गांधी जी लगातार संबोधित करते रहे और खुद प्रश्न है मेरा, संक्रमित कब हुए उनको बाद में पता चला, लेकिन वो फैलाते रहे पहले कोरोना। सवाल विकास जी का। जी हाँ विकास जी, अपनी बात रख लीजिए।
एक लॉजिकल प्रश्न है, आप जिम्मेदार हैं मित्र, भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी, आप अनुभवी भी हैं और जिम्मेदार हैं। आप चिकित्सालयों में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, लोहिया में, केजीएमसी में, एंट्री करते ही सबसे पहले आपका कोविड टेस्ट किया जाता है, एक रैपिड टेस्ट किया जाता है। जिन लोगों को आप 55,000 गांव के बीच में भेज रहे हैं और जान के खेल के भेज रहे हैं, बिना हथियार के किसी को सीमा पे भेज देना या किसी को जानबूझ के जलती आग में झोंक देने के बराबर है अगर आपने उनका टेस्ट नहीं कराया। क्या आपने ये, आप लिखा पढ़ी में दावा दिखा सकते हैं, कहीं आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने या सरकार के लोगों ने इन लोगों को इकट्ठा होते समय इनका आईटीपीसीआर किया और जांच किया, और जांच में जो लोग सही पाए गए या इनको फ्री में जांच आईटीपीसीआर कराया गया, जब ये सही थे तब इनकी ड्यूटी लगाई गई। आपने कोरोना संक्रमित 2 लोगों से पूरे लोगों को आपने आरोपित कर दिया, सब लोग संक्रमित हो गए, और फिर ये गांव में जाकर जिस ईवीएम मशीन को छू रहे थे, प्रोसेस पर अप्लाई कर रहे थे, पूरे गांव को इन्होंने संक्रमित किया है। देखिए जो जांच की जा चुकी है और सरकार कह रही है हम बहुत जिम्मेदार है और हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, पर कोविड प्रोटोकॉल्स को अनुपालन तो करवा सकते हैं। इसके लिए तो एक जिलाधिकारी भी जिम्मेदार है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो सवाल उठाया वो देखिए विकास जी जवाब ले लीजिए, जवाब जी। देखिए विकास जी, पहली बात तो ये कि जो आपने आईटीपीसीआर टेस्ट की बात की, इसकी रिपोर्ट एक तो तत्काल नहीं आ पाती है, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आ सकती है। हाँ, 1-2 दिन का समय लग, 1 दिन में आ सकती है। दूसरी बात ये है कि जो रैपिड टेस्ट का एक दूसरा तरीका है वो टेम्परेचर को लेकर के है, और टेम्परेचर देख के ही सबकी एंट्री हुई, टेम्परेचर देख करके ही सबकी एंट्री हाल में की गई। देखने से नहीं तय होता है। दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि लक्षणों के आधार पर अगर कहीं पे किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर के ये टेस्ट कराया जाता है। जिसको इस तरीके के कोई लक्षण नहीं है तो उसका टेम्परेचर देख करके उसको एंट्री दी गई। दूसरी बात यह है, बीमार थे, अपना सर्टिफिकेट लेकर गए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर गए, तब भी जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार मीटिंगें की, बड़ी मीटिंगें की, क्या वो रोज आरटीपीसीआर का टेस्ट करा रहे थे? पूरे जो चुनाव काल में उन्होंने जो मीटिंगें की, बाद में वो संक्रमित निकले, जो संक्रमित निकले, अगर वो बड़े लोगों का नाम मत लीजिए, मैंने किसी बड़े का नाम नहीं लिया, बड़े छोटे की बात नहीं है, बात हो रही है, वो स्वयं संक्रमित निकले। देखिए पार्टी की बात हो रही है, बड़े छोटा क्या भाई, सब बराबर है, पूरी सरकार की बात हो रही है, हो या राहुल हो, संक्रमित हुए हैं और उनकी वजह से भीड़ में न जाने कितने लोग संक्रमित हुए होंगे, तो सवाल उन पे भी उठेगा। पंचायत चुनाव में राहुल जी कहाँ आ गए? पंचायत चुनाव में राहुल जी और योगी जी कहाँ पहुंच गए भैया? ठीक है त्रिभुवन जी, बात हो गई। बंगाल में तो फैलाया कोरोना ना। जैन साहब रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। त्रिभुवन जी के पास, त्रिभुवन जी की बारी है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप कैसी जैन साहब से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जी थोड़े बहुत सवाल हैं। सवाल पहला ये है कि अधिवक्ता, तो जो इलेक्शन हुए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, ना तो उसमें सब्जी वाले की ड्यूटी और ना किसी अधिवक्ता की ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है, जो ड्यूटी लगी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या संविदा पे कार्यरत जो आदमी है उसकी ड्यूटी लगाई गई है। सवाल पहला, ये पत्र 11 अप्रैल 2020 का है, 11 अप्रैल 2020 का है। प्रेषक है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। अपने सीधे सवाल पूछ लीजिए, अब समय निकल गया, समय कम है, सीधा सवाल पूछिए। मेरा सवाल केवल ये है कि जो कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है कोविड-19 की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी हित को देखते हुए कितना कंपनसेशन देगी कि नहीं देगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी? ये वही कर्मचारी है जो होता रहा उसमें, महामारी में, पल्स पोलियो में, जनगणना में, जवाब में। त्रिभुवन सिंह जी जवाब ले लीजिए। देखिए त्रिभुवन जी, त्रिभुवन जी देखिए, ये पहले से सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी चुनाव ड्यूटी में कहीं पर भी अगर सरकार किसी भी अधिकारी की ड्यूटी कहीं पे लगाती है, अगर चुनाव ड्यूटी के दौरान या किसी भी सरकारी कार्य के दौरान सरकारी कर्मचारी की कहीं पे भी डेथ होती है, तो उसके परिवार के लोगों को नौकरी भी मिलती है
और कंपनसेशन भी मिलता है। लेकिन ड्यूटी के दौरान अगर उसके साथ उसकी मृत्यु होती है, कोई कैजुअलिटी होती है तो प्रदीप जी ये कोविड-19 है, कोविड-19 संक्रमण का मामला है। सुन लीजिए एक दिन में नहीं देखिए त्रिभुवन जी ये सवाल आपने पहले किया, मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए इसके बारे में भी सरकार बिल्कुल चिंतन करेगी, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं नहीं कह रहे वो अलग की बात है, लेकिन वो हमारे ही प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे ही कर्मचारी थे, हमारी सरकार के लिए काम कर रहे थे, तो सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। सरकार कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय जरूर लेगी जिससे कि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके। हम समाप्त तो नहीं कर सकते पीड़ा, क्योंकि प्रदीप जी क्या जैन जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि एक कर्मचारी की कंपनसेशन कितना दिया जा सकता है? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये निर्णय सरकार लेगी। दूसरी बात ये त्रिभुवन जी, वो तो सरकार तय करेगी ना। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये आपने जो तुलना की, जैन साहब मेरा सवाल ये है त्रिभुवन की तरफ से कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो कुछ ना कुछ मुआवजा मिल जाएगा, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, जिनको 7,000 रुपए ग्राम रोजगार सेवक है, प्रेरक है, ग्राम सेवक हैं, जो बहुत ही कम सैलरी में काम करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं सरकार को, उनका क्या होगा? देखिए प्रदीप जी, हमने आपसे ये चीज बताई कि अगर वो ड्यूटी पर हैं, वो एक दिन की ड्यूटी पे हैं, अगर सरकारी ड्यूटी पे हैं और ये चुनावी ड्यूटी एक तरीके से उनकी सरकारी ड्यूटी थी, तो ऐसे में बिल्कुल सरकार उन सभी लोगों के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय जरूर लेगी जिससे कि उनकी पीड़ा को हम लोग कुछ कम कर सके। हमने पहले बताया उनकी पूरी पीड़ा को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में दुर्घटना हुई है, जिसने अपने प्रिय को किसी को खोया है, उसकी पीड़ा को तो कोई नहीं खत्म कर सकता है, लेकिन हाँ मलहम लगाने का काम सरकार जरूर करेगी। दूसरी बात त्रिभुवन जी जो बात कह रहे थे, त्रिभुवन जी एक बात जो और कह रहे थे कि ना तो वकील थे ना तो सब्जी वाले थे। देखिए पीड़ा सबके घर की बराबर है। ये जरूर है कि वो कहीं ना कहीं वो नौकरी पा गए तो क्या उनकी पीड़ा और जो वकील है या सब्जी वाला है, हमें भी है, पीड़ा हमें है, क्या उनको पीड़ा नहीं? उनके घर का आदमी खत्म हुआ, क्या उनकी पीड़ा नहीं है क्या? लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो बीमारी है, ये जो इन्फेक्शन है, ये घर बैठे तक पहुंच रहा है। हमारे आपके माध्यम से अगर आप बाहर गए, घर में किसी को पहुंच रहा है तो किसी को भी हो रहा है। आदरणीय जैन जी, ये मुद्दा 135 लोगों का था, उनके कंपनसेशन का था। जो लोग खत्म हो गए हैं उनको के लिए क्या होगा? सवाल ये है। तो मेरा आपसे केवल सवाल ये है, आप एक स्पष्ट बता दें कि जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी जो भी ड्यूटी इस पे लगी थी, संविदा पे जो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? कोई ठोस कदम उठाएगी? पहला सवाल, क्या उनके परिवार वाले को नौकरी देगी कि नहीं देगी? त्रिभुवन जी, जैन साहब यहाँ पर कोई वादा नहीं कर सकते क्योंकि ये काम सरकार को करना है, और जैन साहब आपकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। क्या जैन साहब आप ये जो मुद्दा है ये सरकार तक पहुंचाएंगे कि नहीं? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए हमने आपसे पहले बताया, हमारे प्रदेश का कोई भी नागरिक हमारे घर का परिवार का सदस्य है, और अगर उसको हमने खोया है तो जितनी पीड़ा उस परिवार को है, जो ब्लड रिलेटिव है उनको है, उतनी ही पीड़ा हमें है, क्योंकि हमारी सरकार है और सरकार का जो मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का मुखिया है। तो जितनी पीड़ा परिवार को है उतनी पीड़ा इस प्रदेश के मुखिया को है। तो बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर होगा जिससे कि हम पीड़ा को कम कर सके। और आपने एक मुद्दा उठाया है प्रदीप जी, मैंने बात पहुंच रही है, आपके साथ साथ मैं भी इस बात को सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। जहां गांव में लोगों ने कच्ची दारू पी है, मर गए हैं, तो उनको समय कम बचा। आपके पास एक सवाल केसी जैन साहब आपसे है, जैसे आप कह रहे हैं बाकी लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं इस महामारी से, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इस कोरोना जैसी महामारी में ये आगे आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा फर्क तो है और इनकी पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए आपका सवाल जायज है और हमने इस चीज को पहले स्वीकारा कि जो उनकी पीड़ा है उस पीड़ा को हमारे परिवार के सदस्य हैं, और सदस्य होने के नाते हमारे परिवार का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे कोई ना कोई ऐसा निर्णय जरूर लेंगे जिससे कि हम उन लोगों की पीड़ा को कम कर सकें जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। ठीक है, बीरेन जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने काफी फटकार लगाई चुनाव आयोग को, लेकिन सर इस पर कुछ नहीं बोला। जब जो मौतें हुई हैं
उस पर हाई कोर्ट ने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि जब 3 तारीख को दोबारा सुनवाई होगी तो कोर्ट इस पर भी निगाह डाल सकती है, कोर्ट इस पर भी कुछ एक्शन ले सकती है? बिल्कुल इस पर जो है निगाह डालेगी, क्योंकि जो जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है और जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, उससे साफ है कि वो इन चीजों का भी संज्ञान लेगी कि जिन लोगों की मौतें हुई है उनके बारे में जो लापरवाही हुई है उनको किस तरह का जो है आगे किया जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए और मैं समझता हूँ कोर्ट इस पर विचार करेगी। जी, त्रिभुवन जी के पास आएंगे। त्रिभुवन जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे कि सरकार केसी जैन साहब करे वो सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे? जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन सी बात। जी प्रदीप जी, अभी पंचायत चुनाव में लगभग हमारे 50 से अधिक साथी खत्म हुए हैं। इसके पहले लगभग हमारे 2000 से अधिक शिक्षा मित्र विभिन्न कारणों से खत्म हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके भी पहले हम लोगों ने मुलाकात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा थी कि आपकी समस्याओं का निदान हम बहुत जल्दी करेंगे। नई शिक्षा नीति भी आने वाली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है आपके टीवी चैनल के माध्यम से और जैन जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 50 लाख रुपए एक परिवार को और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी। ठीक, ये दो काम। हम बात अभी कर रहे हैं जिन शिक्षकों ने अपनी जान को खोया है, जिनकी ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की मौत हुई है, उनके बारे में जानना चाहेंगे आपकी कौन कौन सी मांगे हैं उनके लिए? ज्यादा रख नहीं पाऊंगा। जी जी। उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और इस देश के तमाम सारे ऐसे साथी, पत्रकार, नेता, अंधभक्त और तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं जिन्होंने सवाल करना चाहिए था और आज सरकार को चेताना चाहिए था कि अब हम डिबेट का विषय उच्च न्यायालय या न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के ऊपर कर रहे हैं। ये चलिए अच्छी बात है, आप तो करवा भी रहे हैं और लोगों का पता नहीं। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब तुमने ही चुना था उसे कत्लेआम के आधार पे, तो फिर क्यों लाशों के ढेर पे रो रहे? आप हर समय हम लोग जनता को ही दोषी देते हैं, जनता को दोष देते हैं विकास जी कि जनता ने चुना था। आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं समझा पाए जनता को? नहीं समझा पाए तो पहले लोग थाली पीट रहे थे 14 महीना पहले, और आज लोग अपना सीना पीट रहे हैं। मतलब सारा दोष सरकार जनता का है? सारा दोष पत्रकारों का भी है, नेताओं का भी है, जनता का भी है। जैसी जनता वैसा नेता, जैसी सोच वैसा शासन, इसलिए सब लोग जिम्मेदार हैं। और कांग्रेस सेवा कर रही है, उसकी हेल्प डेस्क लाइन चालू है। जिसको ऑक्सीजन गैस बेड अस्पताल ना मिल रहा हो, हम लोग उसको मुहैया करा रहे हैं। नेहरू जी ने जो बोकारो में प्लांट बनाया था, वहां से आज करीब जबरदस्त ऑक्सीजन गैस बनके आ रही है। उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है। विकास श्रीवास्तव जी, एक सवाल सुन लीजिए, ऑनलाइन बता रहा हूं आपको। विकास जी, एक सवाल सुनिए जल्दी से। हम एक बेड की जरूरत है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। हमारे एक मित्र को कल आप पहुंचा दीजिएगा, हम कहां पर आपको संपर्क करें बताइए? आप एड्रेस उनका भेज दीजिएगा जी, और उनका डिटेल भेज दीजिएगा, उनका जो अटेंडेंट होगा उसका नंबर भेज दीजिएगा। अभी व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, ठीक है। और आपसे आपका फाइनल कमेंट? वादा है कि मदद की जाएगी। देखिए आदरणीय प्रदीप जी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। ये जो संक्रमण काल है पूरे विश्व में फैला है, पूरे देश में फैला है, हर एक प्रदेशों में। सरकार जब जवाबदेही से पीछे हटती है तो बोलना पड़ता है कड़े शब्दों में। जनता आ नहीं सकती है। विकास जी, लास्ट सवाल कमेंट पूछा नहीं जा रहा। विकास जी, आपका फाइनल कमेंट हो गया? जैन साहब को, विकास जी आपका फाइनल कमेंट हो गया? जैन साहब को फाइनल कमेंट के लिए जाने दीजिए। सारे खेल में सब लोग घेरे में है। देखिए विकास जी का काम है हल्ला बोल करना जी। इनके राहुल गांधी भी हल्ला बोल करते हैं। ठीक है जैन साहब, जल्दी से आप समय कम। विकास जी आपका समय समाप्त हो गया। विकास जी समय समाप्त हो गया। समझाने का प्रयास किया 70 सालों तक ये नेहरू जी का गुणगान करते रहे। ठीक है जैन साहब, सोनिया गांधी बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर पाए। जैन साहब, करोड़ की जनता का सवाल वीरेंद्र सर के पास जाना पड़ेगा। फाइनल गुणगान करते रहे। ठीक है, दोनों का कमेंट हो गया। आप क्या कर रहे हैं? कमेंट ले लेते हैं वीरेंद्र जी से, समय हमारे पास कम है। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में मर रहे हैं। ठीक है जैन साहब, हो गया। वीरेंद्र सर आपका फाइनल कमेंट? क्या कर रहे हैं? जैन साहब आपका नहीं हो पा रहा है। जैन साहब हो गया। प्रदेश को कोस रहे हैं। सबको एकजुट होना है और अगर किसी की मदद हो सकती है उसकी मदद के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वीरेंद्र जी आखिरी कमेंट आपसे। जी
जहाँ तक आना चाहिए जी इस समय हम त्रिभुवन जी के पास आएंगे। आप फाइनल कमेंट की जिन 135 शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए आपकी कौन कौन सी मांगे हैं? त्रिभुवन जी सुन पा रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही आपकी स्पष्ट। त्रिभुवन जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। प्रदीप जी आपके पास आएंगे, फाइनल कमेंट दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। वीरेंद्र जी माफ करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका भी। कुल मिलाकर के मामला यह है कि चुनाव हो गए, लेकिन बहुत देर बाद जो हाई कोर्ट भी जागा, तो हाई कोर्ट तमाम मामलों पर स्वतः संज्ञान ले लेती है। क्यों नहीं बीच चुनाव में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और दूसरा, जिस तरह से चुनाव आयोग कराया, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने ढीला ढाला रवैया अपनाया और प्रोटोकॉल का पालन होना तो प्रोटोकॉल का पालन कराया। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की दोषी है। को भी इसमें थोड़ा रिकंसीडर करना पड़ेगा कि आखिर उसने बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। त्रिभुवन जी आपका भी शुक्रिया, विकास श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया, केसी जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन 135 शिक्षकों की मौत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, के न्यूज़ इंडिया उनके लिए गहरी संवेदनाएं प्रकट करता है और हम उम्मीद करते हैं